Good morning students and my dear friends. Today is 19th of January 2023 Thursday और आज के डिस्कशन में हम जनवरी 18 के भी कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप भी है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए। और इसी टेलीग्राम चैनल पर हम डेली बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ हेडलाइंस की एक सेपरेट पीडीएफ भी अपलोड करते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x और थॉट ऑफ द डे है सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट। और आज के ये मिड पेपर के 16 न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की भी अप्रॉक्सीमेटली 16 न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो कि हम सारी आज के न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। मिड से हम केवल 6 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जिसमें से एक न्यूज़ आर्टिकल कल के न्यूज़पेपर का है। तो ये ओवरऑल प्लान है हमारा आज के डिस्कशन का। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिड के पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। एंड ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन टू रिजॉल्व 6 स्टेट मोस्ट सेज आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ऑन स्टेट फाइनेंसेस में आरबीआई ने आइडेंटिफाई किया है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन के रेजीम के ख़त्म होने के बाद, या हम बोल सकते हैं जीएसटी कॉम्पनसेशन प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 6 स्टेट्स ऐसे थे जिनके फाइनेंसेस जो थे वो बहुत सीवियरली इम्पैक्ट हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा भी जीएसटी बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं तो जब आप जीएसटी आने वाला था तब कई सारे जो स्टेट्स हैं वो जीएसटी के अगेंस्ट थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनका जो टैक्स कलेक्शन और टैक्स इम्पोजिशन का जो पावर है वो इस जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे स्टेट्स थे जो जीएसटी को अपोज कर रहे थे। और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एम्बिशन था कि गवर्नमेंट उस टाइम पे जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना चाहती थी। इसलिए बहुत सारे स्टेट्स को ऑन बोर्ड लाने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी में एक क्लॉज डाला था कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ ईयर्स तक स्टेट्स को अगर जीएसटी से कोई लॉस होता है तो उस लॉस को सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करेगी, जिसको हमने जीएसटी कॉम्पनसेशन प्रोग्राम के तहत बहुत बार डिस्कस किया है। और इसी जीएसटी में ये भी एंटिसिपेट किया गया था कि जो स्टेट्स हैं उनका जो टैक्स रिवेन्यू है वो किस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा, किस बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये मानेगी कि स्टेट्स को जीएसटी पर लॉस हो रहा है और उन्हें कॉम्पनसेट करना है। तो एक बहुत सिंपल सा प्रोविजन डाला गया था उसमें कि ऐसा एंटिसिपेट किया गया था कि सर्टेन परसेंटेज से ईयर बाई ईयर जो है वो स्टेट का रिवेन्यू बढ़ता है। और एक कैलकुलेशन किया जाता था कि एवरेज ये रिवेन्यू रहेगा पर्टिकुलर टैक्स का, और अगर उससे कम टैक्स कलेक्शन होता था या उससे कम शेयर स्टेट को मिलता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कॉम्पनसेट करती थी। लास्ट ईयर जून में ये जो कॉम्पनसेशन का पीरियड था ये ख़त्म हो गया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए ये क्लॉज डाला गया था। 5 साल का क्लॉज था और स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया था कि 5 साल में वो सारे अरेंजमेंट कर लें जीएसटी को अडॉप्ट करने के, जैसे कि 5 साल बाद उनको किसी भी तरह का लॉस ना हो बिकॉज ऑफ द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। हालांकि कई सारे स्टेट्स ने इस पर्टिकुलर टेन्योर को बढ़ाने की भी बात कही थी। कुछ स्टेट्स से ये भी कहा था क्योंकि बीच में 2 साल का पैंडेमिक आ गया था जिसकी वजह से जो स्टेट्स है वो अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए और उनको जो टैक्स लॉस हुए वो हुए बिकॉज ऑफ द जीएसटी। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड नहीं किया, तो उसी को लेकर के आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, दैट इज़ आरबीआई रिपोर्ट ऑन स्टेट फाइनेंसेस। और उसी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है कि एक जीएसटी कॉम्पनसेशन प्रोग्राम के ख़त्म होने की वजह से, जो कि लास्ट ईयर जून में ख़त्म हो गया है, उसकी वजह से बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी हैं, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका जो फाइनेंस है, जो रिवेन्यू कलेक्शन है, जो टैक्स कलेक्शन है वो सीवियरली इम्पैक्ट हुआ है। द शेयर ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन हैड एक्सीडेड 10% ऑफ द टैक्स रिवेन्यू फॉर दीज स्टेट्स ऑन एन एवरेज। और आरबीआई के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 10 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड जैसे बड़े बड़े स्टेट्स भी शामिल हैं, कि ये जो 10 स्टेट्स हैं इनका जो रिवेन्यू है वो या जो जीएसटी ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेशन से, एंटिसिपेशन से, फोरकास्ट से अप्रॉक्सीमेटली 14% लोअर रहेगा। इट मीन्स जो सेंटर इनको पार्ट देता था इस कॉम्पनसेशन प्रोग्राम के तहत उससे 14% कम कलेक्शन होगा इन स्टेट्स का, या 14% कम जीएसटी ग्रोथ इन स्टेट्स में देखने को मिलेगी एज पर देयर बजट एस्टिमेट्स।
और अगर कॉम्पनसेशन पीरियड की बात करें तो टॉप 5 स्टेट्स की बात करें जिन्होंने सबसे ज़्यादा कॉम्पनसेशन रिसीव किया ड्यूरिंग दिस 5 ईयर्स, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और पंजाब, ये 5 स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा कॉम्पनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव किया अंडर दिस जीएसटी कॉम्पनसेशन प्रोग्राम। और ऐसे स्टेट जो कि सीवियरली इम्पैक्ट होने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस कॉम्पनसेशन रिजीम, वो हैं पुदुचेरी, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो सबसे ज़्यादा या बोल सकते हैं बिगेस्ट बेनिफिशरी रहे जीएसटी रिजीम के। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद इन स्टेट्स में जो रिवेन्यू ग्रोथ रेट देखने को मिला है वो 27.5% का देखने को मिला, जबकि जो अदर स्टेट्स अगर हम बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं फॉल देखने को मिला और आगे भी फॉल देखने को मिला। तो सबसे ज़्यादा टॉप बेनिफिशियरी रहे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रहे। दिस इज़ द जीएसटी गैप्स इन टर्म्स ऑफ इन्फोग्राफिक्स। तो ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, ये अमाउंट कलेक्टेड एंड द अमाउंट डिस्बर्स। तो जो डार्क ब्लू बार है ये है अमाउंट कलेक्टेड, कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ और कितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को डिस्बर्स किया, एलोकेट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये हम देख सकते हैं कई बार कलेक्शन कम हुआ है, गवर्नमेंट ने ज़्यादा डिस्बर्स किया है, इसी को बोला गया था कॉम्पनसेशन। ये जीएसटी कलेक्शन की वजह से अगर कोई लॉस होता है स्टेट्स को, कलेक्शन लॉस होता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल करेगी। 5 साल तक गवर्नमेंट ने किया और जून 2022 में वो पीरियड ओवर हो गया और ऐसा मानना है आरबीआई के रिपोर्ट का, इसके ओवर होने के बाद जो स्टेट्स हैं उनके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 जो कि मिंट के पेज नंबर 2 पर ही दिया हुआ है। न्यू क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स फेस पुश बैक फ्रॉम WTO मेंबर्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इंडिया ने WTO में एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर QCO का ड्राफ्ट प्रेजेंट किया है और इस ड्राफ्ट के प्रेजेंट करते ही इस ड्राफ्ट को बहुत ज़्यादा पुश बैक देखने को मिला। किन किन स्टेक होल्डर ने पुश बैक किया, किन किन स्टेक होल्डर्स ने ऑब्जेक्शन रेज किया इंडिया के इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को लेकर के? बेसिकली जो WTO के मेंबर्स हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया। इसके अलावा जो इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने भी इस पर्टिकुलर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को लेकर के ऑब्जेक्शन रेज किया। अब देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPIIT भी बोलते हैं, DPIIT प्लान कर रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर 2 में, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 2 में अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स QCA इशू कर दिए जाएं, जहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कवर किया जाएगा। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो बेसिकली कवर हो रहे हैं इसके अंदर? टॉयज, मशीनरी, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, प्रेशर कुकर, AC, केमिकल और इसके अलावा बहुत और सारे भी प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत DPIIT कवर कर रहा है, जहां पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के असली और प्रोडक्ट्स पर कई सारे कंपल्सरी क्वालिटी सर्टिफिकेशन के क्लॉज लगा दिए जाएंगे। इससे क्या होगा? बेसिकली जो इंडिया का पर्पस है, गवर्नमेंट का पर्पस है ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने का, इसका सीधा रीज़न गवर्नमेंट का यही है कि गवर्नमेंट जो चाइनीज़ इंपोर्ट आ रहा है इंडिया में, जो डंपिंग हो रही है इंडिया में या जो इन सेक्टर में जो इंपोर्ट हो रहा है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए और अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि वो एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सके, गवर्नमेंट ये क्लॉज ला रही। क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन टैरिफ पैरामीटर है जो कि जनरली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती हैं जब उन्हें इंपोर्ट को रिड्यूस करना होता है। और अगर हम ये सारे सेक्टर को देखें, चाहे टॉयज़ हो, चाहे मशीनरी, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो, प्रेशर कुकर हो, ACs हो, केमिकल्स हो, इन सब में हमारा चाइनीज़ डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। चाइनीज़ मार्केट का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे जो है चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट बेसिकली चाहती है कि जो ये चाइनीज़ इंपोर्ट सर्ज इंडिया में देखने को मिल रहा है इसको इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से रोका जा सकता है, क्योंकि अगर इन सारे प्रोडक्ट्स पर क्वालिटी सर्टिफिकेशन कंपलसरी कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे भी इंपोर्टर्स हैं जो क्वालिटी या लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में सस्ते प्राइस में बेचते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये QCA का ऑर्डर लाया था और यही पर्टिकुलर ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने WTO में प्रेजेंट किया। इसको लेकर के WTO के जो मेंबर कंट्री, स्पेशली जो वेस्टर्न मार्केट्स हैं, वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि डेफिनेटली उनको पता है कि उनका जो एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस करेगा अगर इंडिया ने किसी भी तरह का क्वालिटी पैरामीटर इम्पोज कर दिया।
और दूसरा, इंडिया के ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर क्यों इसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनको और ज़्यादा टाइम चाहिए इस नए क्वालिटी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उनको गवर्नमेंट ने इनफ टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका खुद का बिजनेस इम्पैक्ट करेगा। तो जो इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, उनका ये मानना है कि दे नीड मोर टाइम टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑर्डर्स। हालांकि अगर एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये जो भी टेक्निकल रेगुलेशन और ड्राफ्ट इंडिया ने प्रेजेंट किया है क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के, ये प्रॉपरली हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट और डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और नेशनल सिक्योरिटी के फेवर में है। ये प्रॉपरली कंट्रीज़ को हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट और डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और नेशनल सिक्योरिटी पे काम करने में हेल्प करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली ये WTO पे चैलेंज किए जा सकता है इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को। इसके अलावा WTO के फोरम में जो इंडियन ऑफिशियल है, उन्होंने ये रिस्पॉन्स किया है कि इंडिया जो है वो इस QCO ऑर्डर को प्रमोट करती रहेगी। हमारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं अभी वो फिलहाल के तौर पे जो वर्ल्ड लेवल, जो ग्लोबल लेवल के क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं उनसे बिलो हैं। तो इंडिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हम कैसे एक लार्जर सप्लाई चेन का पार्ट बन पाएंगे। अगर हम लो क्वालिटी का इंपोर्ट करते रहेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे एक्सपोर्ट है उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ेगी। तो इंडिया ने अपने ये कुछ आर्ग्यूमेंट दिए। हालांकि इंडिया का जो QCO है उसको अपोजिशन देखने को मिल रहा है WTO पे एज वेल एज इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अगर ये पास होता है तो ये अलग क्वेश्चन होगा, हम इसको अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। न्यू फर्टिलाइजर plans to curb subsidy load। तो स्टेट रन राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड RCF और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसको हम NFL भी बोलते हैं, तो ये दोनों ही प्लान कर रहे हैं 5 नई फैक्ट्रीज को ओपन करने का, 5 नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन करने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नैनो यूरिया और सुपर एफिशिएंट नैनो यूरिया प्रोड्यूस करी जा सके और जो गवर्नमेंट पर जो सब्सिडी बर्डन है उसको रिड्यूस किया जा सके। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कि हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि अभी जो अपकमिंग बजट में गवर्नमेंट जो है डिफरेंट सेक्टर से सब्सिडी रिड्यूस करने का सोच रही है इन ऑर्डर टू हैव द बेटर फिजिकल कंसोलिडेशन, बेटर फिजिकल डेफिसिट। तो इसीलिए ये 5 नए प्लान प्रपोज किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर RCF ने और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL ने प्लान किया है कि 5 नई फैक्ट्रीज सेटअप करी जाएंगी फॉर सुपर एफिशिएंट नैनो यूरिया प्रोडक्शन। और इसके लिए इफको से लाइसेंस लिया जा रहा है। प्रोबेबली अगर ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है तो गवर्नमेंट का जो सब्सिडी बर्डन है वो प्रॉब्ली थोड़ा सा रिड्यूस होगा, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी नैनो यूरिया की, तो प्राइस है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। एंड दिस इज द सब्सिडी बर्डन, इंडिया फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। 2019 से लेकर के 2023 तक का डेटा हम देखते हैं, हर साल ये इंक्रीज ही होता जा रहा है। और सब्सिडी, स्पेशली फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जा रहा है। तो इसलिए अगर ये 5 फैक्ट्री प्लांट स्टैब्लिश हो जाते हैं तो प्रोबेबली गवर्नमेंट को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा सब्सिडी बर्डन को रिड्यूस करने में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एप्पल गेट बूस्ट इन इंडिया एज चाइना सप्लायर्स गेट नोट। तो अप्रॉक्सीमेटली 6 जो हैं एप्पल के चाइनीज सप्लायर्स हैं, उनको इनिशियल क्लियरेंस मिलना है इंडिया में। किस लिए? फॉर एक्सपेंडिंग देयर assembling unit in India, and this is helping the technical giant efforts to diversify its assembly network beyond the China। पैंडेमिक के बाद से कई सारे कंपनीज को ये रियलाइज हो गया था कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक कंट्री में वो अपनी सप्लाई चेन को मेंटेन करके रखेंगे और उस कंट्री में से कोई भी सिचुएशन आती है, चाहे वॉर लाइक सिचुएशन हो, चाहे पैंडेमिक सिचुएशन हो, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, तो उनका पूरा इंटायर बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस इंपैक्ट करेगा। तो कंपनीज को उस टाइम पे ये रियलाइज हो गया था कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और इंडिया ने भी उस पर्टिकुलर रियलाइजेशन को बहुत अच्छे से टैप किया था उसमें PLI स्कीम ला करके। तो अब PLI स्कीम के बारे में तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम सबको पता है कि इस PLI स्कीम पे तो जो इंडिया का बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट इंडिया को मिला था वो था एप्पल मैन्युफैक्चरिंग का। और धीरे धीरे जो एप्पल है वो अपने और ज़्यादा असेंबली नेटवर्क को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा। तो जो चाइनीज़ सप्लायर्स थे उनको इंडिया से इनिशियल क्लियरेंस, एप्पल्स के जो चाइनीज़ सप्लायर हैं उनको इंडिया में इनिशियल क्लियरेंस मिल गया है फॉर एक्सपेंडिंग इन द कंट्री, एंड दिस विल हेल्प द एप्पल्स एफर्ट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स असेंबली नेटवर्क बियॉन्ड द चाइना। तो एयरपॉड और आईफोन असेंबलर कंपनी जो है और जो लेंस मेकर कंपनी है, दे आर द टॉप अमंग द कंपनीज गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द इंडिया एज पर द पीपल अवेयर अबाउट द मैटर। तो जो चाइनी के जो ऑटो पार्ट्स, मोबाइल पार्ट्स बनाते जो कंपनीज, उनको फिलहाल के लिए इंडिया में अपना
बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अप्रूवल मिल गया एंड इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर एप्पल एज वेल एज इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट टू परस्यू ग्लोबल टाई अप्स फॉर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। India is actually aiming to lay down the international policy framework. International policy framework for what? For collaborating in energy transition, especially in green energy transition. तो G20 की जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है, उस प्रेसिडेंसी में इंडिया जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BE के तहत एक इंटरनेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करेगी। किस लिए? जैसे कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, G20 कंट्रीज, ये कोलैबोरेट कर सके, टाई अप कर सके, किस केस में? ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के एरिया में। सो इंडिया विल पुट फॉरवर्ड दोज एजेंडाज विच वुड result in positive impact for energy transition and definitely will set up the international framework for improving or for increasing this energy collaboration. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ये कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन है मिंट की। गवर्नमेंट में वाइडन स्कोप ऑफ PMGAY इन बजट। तो वर्ल्ड की जो बिगेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कही जाती है, कौन सी? PMJAY ऐसा कहता है कि वर्ल्ड की बिगेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो अपकमिंग बजट में गवर्नमेंट जो है PMJAY को एक्सपेंड करने वाली है, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 का जो बजट है उसमें ये आयुष्मान भारत जो स्कीम है इसको एक्सटेंड किया जाएगा। क्या मेजर एक्सटेंशन हो रहा है? तो अगर हम देखें तो इसमें जो नॉन पुअर सेगमेंट है, नॉन पुअर सेगमेंट जिसको हम जनरली बोलते हैं मिसिंग मिडिल क्लास, मोस्ट ऑफ द स्कीम से जो मिडिल क्लास होता है ये मिस रहता है, और अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा टैक्स पेइंग भी यही सेक्शन करता है। तो इस बार गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर आयुष्मान भारत योजना में नॉन पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड करेगी, मिडिल सेगमेंट को इंक्लूड करेगी। और इसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA ने गवर्नमेंट को अपने रिकमेंडेशन और अपने प्रपोजल दे दिए हैं कि गवर्नमेंट कैसे इस पर्टिकुलर स्कीम के बेनिफिट्स को मिडिल सेक्शन को एक्सटेंड कर सकती है। ये कब स्कीम लॉन्च हुई थी? सितंबर 2018 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, जहां पर फ्री हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया गया था अप टू 5 लाख। किसको प्रोवाइड किया गया था? अप्रॉक्सीमेटली 107 मिलियन बेनिफिशियरी थे इस पर्टिकुलर स्कीम के, जो कि पुअर और वल्नरेबल फैमिली से बिलोंग करते थे। एज ऑफ नाउ इट इज कवरिंग द 140 मिलियन बेनिफिशरीज इन इंडिया। तो इसी स्कीम को गवर्नमेंट अपकमिंग बजट में एक्सटेंड करने वाली है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। IBC overhaul seeks to give adjudicating body a power boost। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने IBC कोड को ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, स्पीडीनेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी हैं IBC कोड में। तो IBC कोड में कुछ चेंजेस लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने अपने कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं, जिससे कि जो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी और रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो और स्पीड अप की जा सके, उसमें और टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन हो, ट्रांसपेरेंसी आए इस प्रोसेस में। तो डेफिनेटली सारे प्रपोजल्स को तो हम कवर नहीं कर सकते, सारे चेंजेस को तो हम कवर नहीं कर सकते। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात करें तो इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट प्रपोजल में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसको और ज़्यादा पावर देने की बात कही गई है। इसके अलावा मैंडेटरी एडमिशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशंस बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स FCs ये भी प्रपोज किया गया है। इसके अलावा एक स्पेशल फ्रेमवर्क दिया गया है, किसके लिए? फॉर रियल स्टेट सेक्टर, जहाँ पर स्पेशल रिलीफ प्रोवाइड किया जाए अलॉटीज़ को। इसके अलावा जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी स्कीम्स है उसको भी एक्सपेंड करने की बात कही गई है बियॉन्ड MSME। अभी के लिए जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी स्कीम है केवल MSME सेक्टर के लिए ही एप्लीकेबल है, बट इस नए प्रपोजल में बोला गया कि अब इस सेक्टर के अलावा भी इसको और एक्सटेंड किया जाए प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी स्कीम को। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी स्कीम के तहत बिकॉज एक लिमिटेड दिन में फिक्स्ड अमाउंट में ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो हो जाती है। तो बेसिकली ये मीडियम, स्मॉल और माइक्रो सेक्टर के लिए ही थी अभी तक। अब इसको एक्सटेंड करने की बात कही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने। इसके अलावा गवर्नमेंट और भी कुछ चीज़ें प्रपोज करी, जैसे कि सेग्रीगेट कर देना रिजोल्यूशन प्लान को और डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कंपनी। तो कई और सारे भी मेजर चेंजेस जो
प्रपोज किए गए। इसके अलावा एक इक्विटेबल स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रपोज करी गई है। ऑफ प्रोसेस इज प्रपोज थ्रू विच क्रेडिटर्स विल रिसीव प्रोसीड्स अप टू द लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द वाटरफॉल मैकेनिज्म। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में फिलहाल हम नहीं जाएंगे इसकी, क्योंकि अभी ये सिर्फ प्रपोजल है। वंस इट इज़ इम्प्लीमेंटेड और इट इज़ एक्सेप्टेड देन वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस को लेकर के कि जो वैल्यू आई है, जो मनी रियलाइज हुआ है, जो वैल्यू रियलाइज हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बीच में, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बीच में और जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में, किस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको लेकर के भी चेंजेस प्रपोज किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। तो कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, जिसमें से की चेंजेस की अगर बात करें तो ये सारे हैं। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। मोर इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम बोल सकते हैं जो चेंज प्रपोज किया, वो ये देखिए कि एम्पावर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू इम्पोज द penalties फिलहाल के लिए। So let us see whether these key changes will be accepted or not. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 that is given on page number 3 of business standard. Suspend USOF till further funds used up COAI to government. इस न्यूज़ को कवर करने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है, जहाँ पर हम कुछ टेक्निकल टर्म्स को कवर करते हैं। अगर आप शुरुआत के सालों से मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं, एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं, तो हम सबको पता होगा, हमने कई बार डिस्कस भी किया है इस पर्टिकुलर फंड के बारे में। जब हम AGR ड्यूज़ की न्यूज़ को कवर करते तो उस समय हमने ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड के बारे में कई बार डिस्कस किया है। हालांकि इस न्यूज़ को हमने सिर्फ इसीलिए कवर किया कि हम इसके बारे में डिस्कस कर पाएँ नए व्यूअर से। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में COAI बोलते हैं, इन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस तैयार करी हैं गवर्नमेंट से अपकमिंग बजट के लिए। और उस रिकमेंडेशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है वो ये है, जहाँ पर सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन पेमेंट है, जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है जो टेलीकॉम कंपनीज पे करती हैं, उसको फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। क्यों? कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड है, जब तक कि वो गवर्नमेंट एग्जॉस्ट नहीं कर लेती तब तक कि अननेसेसरी कंपनी से USOF लेना और फिर उसे बैंक पे रखना इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। बेसिकली सेलुलर ऑपरेटर्स ने ये कहा। तो सेलुलर ऑपरेटर्स ने वेडनेसडे को रिफॉर्मेटिव टैक्स रिजीम की एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी है। किसके लिए? टेलीकॉम सेक्टर के लिए गवर्नमेंट को प्रेजेंट करी है। और उसमें कई सारी रिकमेंडेशन दी गई है बजट में, अपकमिंग बजट में, कि जो सेलुलर ऑपरेटर्स हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। तो बेसिकली 3 प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, कौन कौन से? रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडा आइडिया है, वो जो मेंबर है इस COAI के। डेफिनेटली इसके अलावा कोई और कंपनी है नहीं, तो कोई और मेंबर हो नहीं सकता। तो इन तीनों कंपनीज ने मिल करके ये रिफॉर्मेटिव टैक्स रिजीम की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी है, जहाँ पर मोर इम्पॉर्टेंटली इस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड की बात कही गई है। ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड बेसिकली होता क्या है? तो अगर हम बात करें तो इसको हम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड भी बोलते हैं, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन पेमेंट भी बोलते हैं। इट इज़ बेसिकली यूज टू बूस्ट मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन रूरल एंड रिमोट एरिया, स्पेशली इन दोज अफेक्टेड बाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया। तो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ पेमेंट जिसको गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करती है एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ AGR। तो गवर्नमेंट इम्पोज यूनिवर्सल एसेस लेवी ऑन दीज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडेड टू द ट्यून ऑफ 5% ऑफ देयर AGR। तो जो कंपनीज उनके AGR स्टैंड्स फॉर एनुअल एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो AGR का 5% जो होता है वो गवर्नमेंट एज अ यूनिवर्सल सर्विस फंड ऑब्लिगेशन के तौर पर लेती है इन कंपनी से। और इस फंड को कहाँ यूज़ किया जाता है? इस फंड को रिमोट एरिया में मोबाइल कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए लिया था, बेसिकली रूरल एरियाज़ में और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया पे, जहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी अभी नहीं है। और ये जो फंड है ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में जाता है, USOF में जाता है, जिसमें अभी तक फिलहाल के लिए 64,774 करोड़ का पूल या अनयूज सरप्लस पड़ा हुआ है एज ऑफ अक्टूबर 30, 2022। तो अक्टूबर 30 तक इस पर्टिकुलर USOF में अप्रॉक्सीमेटली 64,000 करोड़ का अनयूज्ड फंड पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट
कंपनी से तो ले रही है यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रही, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। तो इसी को लेकर के कंपनीज का कहना है कि आइडल पड़ा हुआ ऐसा कोई पर्पस नहीं है, हम बाद में आपको ये पेमेंट कर देंगे, अभी आप इसको यूज़ करिए, एटलीस्ट फॉर सम टाइम हमारे पर जो ऑब्लिगेशन है वो थोड़ा सा कम होगा, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा, जिससे कि हम जो रिमेनिंग AGR ड्यूज़ हैं वो पे कर पाएंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड करी है। इसके अलावा जो की बजट डिमांड्स हैं सेलुलर ऑपरेटर्स की, वो ये भी कि जो लाइसेंस फ़ी है उसको भी रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। और अभी जो 3% है करंट लाइसेंस फ़ी, उसको रिड्यूस करके 1% की बात कर रही है इंडस्ट्री बॉडी। इसके अलावा जो करंट डेफिनेशन है ग्रॉस रेवेन्यू की, उसको भी रिवाइज करने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी ग्रॉस रेवेन्यू में अगर आपको पता हो तो जो नॉन टेलीकॉम कंपनी से एक्टिविटीज़ हैं उनको भी ग्रॉस रेवेन्यू में इंक्लूड किया था। ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट बना था टेलीकॉम कंपनीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस जीत गई थी, लेकिन इसकी डिफिनीशन को लेकर के, रिविजन को लेकर कई टाइम से टेलीकॉम कंपनीज जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स गवर्नमेंट से रिकमेंडेशंस कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रॉस रेवेन्यू की डेफिनेशन को रिवाइज किया जाए। तो इसके अलावा कई सारी और भी छोटी बहुत रिकमेंडेशंस हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, एक तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को लेकर के, दूसरी लाइसेंस फी को लेकर के, और तीसरी ग्रॉस रेवेन्यू की डेफिनेशन को लेकर के। लेट अस सी व्हेदर गवर्नमेंट विल एक्चुअली एक्सेप्ट दीज डेफिनेशंस और दीज रिकमेंडेशंस और नॉट। दीज आर द की डिमांड्स ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की न्यूज़ है जो कि हम इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कवर करेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो COAI की जो डिमांड है इसीलिए है कि टेलीकॉम सेक्टर को थोड़ा सा रिफॉर्म किया जा सके। कंपनीज जो एग्जिट कर रही हैं, वोडाफोन आइडिया जो बिल्कुल बैंकरप्सी की ही कगार पर है, उसको मेंटेन करके रखा जाए मार्केट में, और कंपनीज एयरटेल और जियो जैसी कंपनीज हैं जो ये सर्वाइव कर पाएँ। तो बेसिकली ये रिपोर्ट है जहाँ पर वोडाफोन आइडिया की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है किस तरीके से सीवियर हो रही है और किस तरीके से उसके मार्केट लॉस को बढ़ा रही है, उसके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश करी है CLSA ने। अगर आप AGR ड्यूज़ के बारे में जानते हैं तो AGR ड्यूज़ के बारे में आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने तीनों ही कंपनीज को कुछ टाइम पीरियड दिया है कि जो आपके AGR ड्यूज़ हैं उनको आपके आने वाले टाइम पीरियड तक आप दे पाएँ या रीपे कर पाएँ। वोडाफोन आइडिया के लिए ये फाइनेंशियल ईयर 26 तक का टाइम पीरियड है, जहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट CLSA ने बोला है कि जो वोडाफोन आइडिया है वो इस टाइम पीरियड तक अपना $5 बिलियन का जो AGR ड्यू है वो नहीं पे कर पाएगी, जिसके लिए वोडाफोन आइडिया ने टाइम मांगा था। बट वोडाफोन आइडिया के जिस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ रही है, जिस तरीके से उनका मार्केट लॉस बढ़ रहा है, CLSA के अकॉर्डिंग, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वोडाफोन आइडिया जो है वो इस पर्टिकुलर लॉस के सिचुएशन में अगर ये कंडीशन कंटिन्यू रहती तो 2026 तक अपना कोई भी ड्यू गवर्नमेंट को नहीं पे कर पाएगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया हर महीने अपने कस्टमर खो रही है और फिलहाल के लिए जो उसकी पोजीशन है उसके थ्रू वो कोई भी तरह का एडिशनल फंड रेज नहीं कर पाएगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लोअर हो रहा है, कस्टमर लॉस देखने को मिल रहा है, फंड रेज करने की सिचुएशन में वोडाफोन आइडिया नहीं है। 2026 तक का जो टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने दिया है $5 बिलियन का ड्यू पे करने के लिए, वोडाफोन आइडिया मे नॉट बी एबल टू रीपे दिस गवर्नमेंट ड्यू और AGR ड्यू अप टू दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो प्रॉबेबली स्पेक्यूलेट किया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में CLSA ने कि वोडाफोन आइडिया अपकमिंग टाइम में बैंकरप्ट होने वाली है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया की क्या क्या स्टैंड्स है उसको लेकर के पूरा इन्फोग्राफिक है, बहुत सारी न्यूज़ एक साथ दी हुई है पेज नंबर 4 पर। हम इनको भी जल्दी से इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं पहला न्यूज़ क्या है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। रिस्पॉन्स टू कोविड क्राइसिस इंश्योर हाई ग्रोथ वैष्णव। तो WTO के फोरम में, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया ने पैंडेमिक को लेकर के अपने अप्रोच पर वहाँ पर अपना जो स्टैंड लिया उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने बोला कि इंडिया ने बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच लिया है कोविड-19 के ड्यूरेशन में, पैंडेमिक के ड्यूरेशन में ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने का या डील करने का। और इंडिया आगे आने वाले टाइम में भी इकोनॉमी को इंश्योर करने के लिए जो भी मेजर्स हैं वो लेंगे जिससे कि मॉडरेटेड इन्फ्लेशन रहे और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिले। तो फिलहाल इंडिया ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपना जो पैंडेमिक रिस्पॉन्स रहा है उसको लेकर के अपनी बात कही। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने बोला है कि इंडिया हैज़ टू टेकन अ वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोच इन डीलिंग विद द कोविड-19 पैंडेमिक and humanitarian crisis as well as the
इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंडिया टू बिकम $26 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 EY। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दवास में चल रहा है उसके साइड लाइन में ये रिपोर्ट पर भी रिलीज करी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया जो है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी 2047 तक $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। सो इंडिया इज लाइकली टू बिकम $26 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 100th ईयर ऑफ इस इंडिपेंडेंट। क्यों 2047 ही, और अगर हम देखें तो बाकी सारे कमिटमेंट भी 2047 तक ही क्यों है, क्योंकि ये जो ईयर है ये इंडिया की 100th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी है। और इस ड्यूरेशन तक ENY ने ये स्पेक्यूलेट किया है कि इंडिया जो है वो $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, और उस ड्यूरेशन में इंडिया की जो पर कैपिटा GDP ग्रोथ है वो 6 टाइम हायर होगी करंट लेवल से। तो अप्रॉक्सीमेटली $15K पर कैपिटा GDP होगी उस समय इंडिया की एज पर EY रिपोर्ट। व्हाट इज दिस EY, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और इसी रिपोर्ट में भी स्पेकुलेट किया गया कि इसी पर्टिकुलर ईयर में इंडिया जो है वो जर्मनी और जापान को ओवरटेक करके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी आफ्टर चाइना। फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी USA, सेकेंड चाइना एंड थर्ड इंडिया। तो ये प्रोजेक्शन और स्पेकुलेशन किए गए हैं इंडिया के लिए, एंड दिस इज द इंडियाज नॉमिनल GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन 2027 से 28, 35 से 36, 45 और 48 तक है EY के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंडिया नीड वर्क्स ऑन लेबर मार्केट गोपीनाथ। तो IMF डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है मिस गीता गोपीनाथ, उन्होंने इंडिया को कॉशन किया है कि इंडिया को अपने लेबर मार्केट और लैंड पे काम करने की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया जो है वो अदर कंट्रीज, अदर जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं उनके कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ इंडिया को अपने 2 सेगमेंट पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक लेबर मार्केट, दूसरा लैंड रिफॉर्म। तो WEF की मीटिंग में वेडनेसडे को वर्ल्ड को कॉशन किया और इंडिया के जो स्टैंड्स है उसको भी क्लियर किया। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से वर्ल्ड में इसमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है ग्लोबल लेवल पे, डेफिनेटली ये फ्रेगमेंटेशन जो है वो अपकमिंग टाइम में ग्लोबल ग्रोथ रेट को इम्पैक्ट करेगा। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रिसीव किए हैं, लेकिन कुछ सेक्टर में अभी भी रिफॉर्म की ज़रूरत है, स्पेशली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके अलावा लेबर और लैंड सेक्टर को भी रिकॉग्नाइज किया, आइडेंटिफाई किया मिस गीता गोपीनाथ ने। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंडिया टू ओपन फॉर बिजनेस राउंड द क्लॉक, ईरानी RK सिंह बैट फॉर चीपर एक्सेस टू फर्टिलाइजर एंड मार्केट। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो हमारे मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव गए उन सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर रखे हैं उस पर्टिकुलर फोरम में। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी, तो उन्होंने इंडिया की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करते हुए बोला है कि इंडिया जो है वो प्रॉपर रेडी है राउंड द क्लॉक बिजनेस के लिए। गवर्नमेंट जो प्रॉपर सारे अरेंजमेंट कर रहे हैं और जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इनवाइट किया जाता है कि वो इंडिया में आए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अवेलेबल है और गवर्नमेंट भी कंड्यूसिव है सारे इन्वेस्टमेंट के लिए। वी आर रेडी फॉर राउंड द क्लॉक बिजनेस विल ऑल द सेक्टर इंक्लूडिंग हेल्थ केयर एंड अदर सेक्टर। इसके अलावा इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर को भी प्रमोट किया। जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है मिस स्मृति ईरानी, उन्होंने भी ये बोला कि जो इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है, बीइंग द ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्री। और इसका मतलब ये है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेसिकली इनवाइट किया हमारी यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने। इसके अलावा फूड सेक्टर को भी प्रमोट किया गया। RK सिंह बैट्स फॉर चीपर एक्सेस टू फर्टिलाइजर्स। डेवलप्ड कंट्रीज शुड वॉक द टॉक ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द फूड सिस्टम बाय हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर्स इन डेवलपिंग नेशंस। तो बेसिकली इरिगेशन, फर्टिलाइजर, फूड सेक्टर को प्रमोट किया हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह, उन्होंने वेडनेसडे को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। और इंडिया के स्टैंड्स को भी, जो इंडिया पर जो हमेशा एलिगेशन लग रहा है कि इंडिया रशिया से जो ऑयल खरीद रहा है, इंडिया इज एक्चुअली फंडिंग द वॉर, तो उसको लेकर भी उन्होंने इंडिया के स्टैंड को क्लियर किया कि इंडिया जो है वो यूरोप के कंपैरिजन में बहुत कम रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंडिया जो है वो ऑयल इंपोर्ट करके वॉर को फंड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। यूरोप के कंपैरिजन में इंडिया बहुत कम ऑयल खरीद रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, वर्ल्ड नीड्स रेजिलिएंट एंड
and resilience and India can take the lead. चंद्रा तो जो टाटा ग्रुप के चीफ हैं वो भी इस पर्टिकुलर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में गए हैं। उन्होंने बोला है कि जो है वर्ल्ड है उसको रेजिलिएंट इकोनॉमी की ज़रूरत है, रेजिलिएंट सप्लाई चेन की ज़रूरत है, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और इंडिया जो है उस पर्टिकुलर रेजिलियंस में लीड कर सकता है। सो स्पीकिंग एट अ सेशन ऑन इंडियाज रोड टू USD 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, वहाँ पर उन्होंने इंडिया की कई सारी पोजीशंस को, कई सारे मेजर रिफॉर्म्स को डिस्कस किया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियन ट्रस्ट राइज इन गवर्नमेंट एंड बिजनेस डिप्स इन मीडिया NGO। सो इंडियाज ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड बिजनेस सेक्टर हैज़ गॉन अप बट डिक्लाइन इन मीडिया एंड NGO एज पर द न्यू सर्वे। तो एन एनुअल एल्डमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट पब्लिश हुई जहाँ पर इंडिया जो है वो 4th प्लेस में है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में विद एन एवरेज ऑफ 73% ट्रस्ट इन गवर्नमेंट बिजनेस NGO एंड मीडिया। बेसिकली इस रिपोर्ट में ट्रस्ट की बात कही गई है जहाँ पर इंडिया को 4th पोजीशन पर रखा गया कि इंडिया का जो इंडियंस हैं उनका ट्रस्ट गवर्नमेंट और बिजनेस में इंप्रूव हुआ है, बट मीडिया और NGO में जो इंडियंस हैं, सिटीजन्स हैं, उनका ट्रस्ट डिक्लाइन किया है इनटू दिस ईयर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडियाज फर्टिलिटी रेट डिप बट डिक्लाइन इन फास्टर इन बांग्लादेश नेपाल। तो फाइनली जो इंडिया का फर्टिलिटी रेट है दैट हैज़ डिक्लाइन बिलो द रिप्लेसमेंट रेट, बट नेपाल और अगर बांग्लादेश की बात करें तो इनका डिक्लाइन इंडिया से ज़्यादा हुआ है, स्पेशली इस ड्यूरेशन में 1990 से लेकर के 2020 तक का। तो 1990 से लेकर के 2020 तक का जो फर्टिलिटी रेट है, रिप्लेसमेंट रेट है, उसको लेकर के एक रिपोर्ट बनाई गई है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट से बिलो आ गया। रिप्लेसमेंट लेवल इज द लेवल ऑफ फर्टिलिटी एट विच अ पॉपुलेशन रिप्लेस इटसेल्फ एग्जैक्टली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और यूनाइटेड नेशन का जो प्रिस्क्राइब फर्टिलिटी रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.1 बर्थ पर वुमेन है। तो ट्यूसडे को चाइनास नेशनल स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी जहाँ पर कंट्री की जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 1.41 बिलियन तक श्रिंक कर गई है एज पर द चाइनास नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो रिपोर्ट। और अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स को हम देखें और उस पर भरोसा करें तो इंडिया with the population of 1.412 billion in 2022 would be the most populous country in the world। नंबर 1 पोजीशन पर आ चुका है इंडिया एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स। और अगर अभी नहीं तो अगर हम दूसरे कैलकुलेशंस को देखें जैसे कि टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन TGPP का कैलकुलेशन देखें तो 2025 तक जो है इंडिया वो चाइना को सरपास कर देगा। अगर 2022 का डेटा हमने दूसरे डेटा को देखें तो 2025 तक इंडिया विल बी सरपासिंग द चाइना इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन नंबर। और इसका जो रीज़न है वो यही है कि इंडिया में जो हाई फर्टिलिटी रेट है उसकी वजह से पर वुमन जो चिल्ड्रन बॉर्न हो रहे हैं उनका नंबर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द नेबरिंग कंट्रीज। हालांकि नेपाल और बांग्लादेश से अगर कंपेयर करें तो भी इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा है। इस पीरियड में इंडिया का फर्टिलिटी रेट डाउन तो हुआ है बट स्टिल नेपाल और बांग्लादेश में ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। इट मीन्स नेपाल और बांग्लादेश एफिशिएंटली मैनेज कर पा रहे हैं उनकी पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया फिलहाल के लिए इस लेवल पर भी बहुत एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे। आप देख लेते हैं सम न्यूज़ आर्टिकल्स। हार्ड चॉइसेस सेज नारेला एज माइक्रोसॉफ्ट कट्स 10 के जॉब। सो फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने वेडनेसडे को अनाउंस किया कि अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ देयर वर्कफोर्स वो लेड ऑफ कर देंगे। तो 10,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाएगा बाय द एंड ऑफ 3rd क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। और इसका सीधा रीजन जो दिया है दैट इज द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट कंपनी इज फेसिंग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गो मैकेनिक कुक द बुक्स इन्वेस्टर्स। तो जो गो मैकेनिक है इंडिया की लार्जेस्ट आफ्टर मार्केट ऑटोमोटिव सर्विस और मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म, उसमें उसकी अकाउंटिंग में इरेगुलरिटीज फाइंड आउट हुई हैं। इन्वेस्टर्स ने बोला है कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने कुछ फाइनेंसेस में इरेगुलरिटीज़ करी है। ये न्यूज़ कब हाईलाइट हुई जब कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने 70% वर्कफोर्स को लेड ऑफ कर देगी। उसके बाद से ये इशू सडनली पॉपअप हो गया। अगर हम रिसेंट कुछ इवेंट्स को देखें तो दिस इज़ द 3rd स्टार्टअप्स और बोल सकते हैं 3rd स्टार्टअप इन रिसेंट टाइम आफ्टर जिलिंग और भारत पे जहां पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को आइडेंटिफाई किया गया। कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं? टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, ब्रांड कैपिटल, एलेना, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं। और
ये तीसरा ऐसा स्टार्टअप है जिसे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पाई गई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। वर्ल्ड लुकिंग एट अ CCI to SC इन गूगल केस। तो जो गूगल का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बोला है कि जो वर्ल्ड है वो हमारी तरफ देख रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर इशू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसमें गूगल अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज कर रहा है, और ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में ही एक केस गूगल पर चला है, अदर कंट्रीज पर भी चला। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को वेडनेसडे को बोला है कि वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस दैट हाउ वी आर गोइंग टू डील विद गूगल्स एलिज्ड अब्यूज ऑफ इट्स डोमिनेंट पोजीशन। और अब ये इशू केवल कंपनी और CCI के बीच में ही नहीं है, एक्चुअली इट हैज़ बिकम द इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अगर गूगल को कोई लेसन नहीं दिया गया तो जो 2 इनिंग्स हैं NCLAT में वो भी बेकार जाएंगी। तो क्योंकि NCLAT ने भी CCI के ही पेनल्टीज़ को वैलिड दिया है, तो अब प्रोबेबली शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इसी फेवर में जाए, टॉप कोर्ट्स टू हियर केस टुडे। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। USTDA's $37 बिलियन इंडिया पोर्टफोलियो इन द वर्क्स। तो यूनाइटेड स्टेट ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में USTDA बोलते हैं, which facilitates the export of goods and services for infrastructure project, is now expecting its portfolio to unlock $37 billion financing in India. तो USTDA is looking for $37 financing in India, जो during recent visit of USTDA director, they have identified 200 activities across clean energy, transport, digital infrastructure, healthcare for investment in the countries. तो approximately $37 बिलियन की फाइनेंसिंग इंडिया में हो सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। रुपी गेन 52 पैसा एज फॉरेन लेंडर्स मेक डॉलर सेल्स। वेडनेसडे को अप्रॉक्सीमेटली 52 पैसा का एप्रिसिएशन हमें देखने को मिला डोमेस्टिक करेंसी इंडियन करेंसी में। तो 52 पैसे इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी एप्रिशिएट हुआ अगेंस्ट द ग्रीन बैक। रीजन लाइकली ऑन अकाउंट ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इनटू डोमेस्टिक मार्केट। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बढ़ा। फॉरेन इन्वेस्टर जो फॉरेन लेंडर्स है, दे हैव सेल्ड द ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर, जिसकी वजह से डॉलर की सप्लाई इंप्रूव हुई। डॉलर की सप्लाई जैसे ही इंक्रीज हुई तो डॉलर का जो वैल्यू था वो डिक्लाइन हुआ, इंडियन रुपी उसके अगेंस्ट में डेप्रिशिएट हुआ। तो डोमेस्टिक करेंसी जो अप्रॉक्सीमेटली 81.25 पैसा पर USD पर क्लोज हुई ऑन वेडनेसडे। प्रीवियस क्लोज कितना था? प्रीवियस क्लोज था 81.77। तो ये रही आज की न्यूज़। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस